बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो लेक्चर 4 है वो देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग लैंड। पिछली डेट पे हमने इसको पार्टली पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसको कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी मेहनत करके क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमने एडीए की तैयारी करनी क्या है। फिर हमने ये देखा कि हमने उसके सोर्सेज बुक्स वगैरह कौन सी हैं जहाँ से हमने उसको पढ़ना है, खुसूसन वो सब्जेक्ट जिनके एक्ट्स नहीं है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। तो वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे। हमने उसके ऊपर एक डिस्कशन की, हमने एक दूसरे से जो सोर्सेज थे वो शेयर किए और फिर हमने फाइनलाइज करके वो सारे एक जगह पे रख दिए और फिर हमने उसके मुताबिक जो है वो पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल पड़ी हुई है, एक फ़ाइल पड़ी हुई है ये एडी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ए टू जी। अगर आप इसको देख लेंगे तो आप देखिए इसमें एक बीच का इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे चैनल दिए हुए हैं। अगर आप उन चैनल्स को ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, मुख्तलिफ जजेस के। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप को ज्वाइन करना चाहें, उसका तरीक़ेकार दिया हुआ है। फिर बताया गया है कि आपने वो तैयारी शुरू कैसे करनी है। फिर बताया गया है कि लेटेस्ट सिलेबस वो डाउनलोड कर लें, पास पेपर डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट लॉज जो हैं एज पर सिलेबस वो दिए गए हैं और उसके बाद जो है वो एज पर सब्जेक्ट जो है वो रेलिवेंट बुक्स और फिर वो पेपर की डिवीजन और फिर उसके आगे जो लेक्चर्स वगैरह है वो सारे लिंक जो है ना वो एक जगह पे जो है वो क्या कर दिए गए हैं, वो रख दिए गए हैं, ठीक है। सारे सोर्सेज आपको एक जगह पे दे दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह का पेपर 3 में आप देखें, पेपर 3 में जो है वो जो रेलिवेंट बुक्स वगैरह है, ये तो पेपर 2 है। पेपर 3 में जो रेलिवेंट बुक्स हैं वो भी एक जगह पे जो है वो दे दी गई हैं, ठीक है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, ये है और तीसरे पेपर के। अब अगर इसमें आप ये देखें, सीपीसी के लेक्चर्स दे दिए गए हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो देखें, वो इसके अंदर सारे जो है वो पड़े हुए हैं। नोट्स जो आपसे जो आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं वो शेयर, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़ा है, कानून शहादत जैसे आपने करवाया वो पड़ा है, जनरल क्लॉजेज एक्ट मैंने करवा दिया वो सारा पड़ा हुआ है, लिमिटेशन एक्ट पार्टली हमने किया है, ठीक है। और सबसे अहम जो है वो जर्नल गाइडलाइंस भी पड़ी हुई हैं कि किसी भी एग्जाम में कामयाबी की जो जर्नल गाइडलाइंस है वो क्या है। तो आप प्लीज़ लेक्चर से पहले इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको एक नज़र जो है वो आप देख लीजिएगा। अब हम जो है अपना वो प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने जो है वो जल्दी से एक दफ़ा जो है उसको जो है वो हम गो थ्रू कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था पीछे स्टेप। सबसे पहले हमने देखा था कि जो एक्वायरिंग जो कंसर्न डिपार्टमेंट या कंपनी होगा वो एक एप्लीकेशन मूव करेगी, ठीक है। उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, उसके तहत एक नोटिफिकेशन होगा जिसमें वो एक इंटेंशन का इजहार किया जाएगा कि भाई हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं, लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड का सर्वे होगा, ठीक है। और लैंड के सर्वे के बाद क्या होगा जी, उसकी रिपोर्ट जो है सर्वे रिपोर्ट कमिश्नर को जाएगी और कमिश्नर जो है वो कंफर्म करेगा कि ये लैंड जो है वो एज पर पर्पज एक्वायर की जा सकती है कि नहीं। उसके बाद उसकी पब्लिकेशन होगी, फिर ऑब्जेक्शंस आएंगे उस एक्विजिशन के बारे में जो गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है, उसकी हेयरिंग होगी, उनकी डिसीजन होगी। तो आज हमने यहाँ से ये चैप्टर जो स्टेप 14 है, यहाँ से हमने इसको जो है वो देखना है। ओके, जैसे आपको बताया था, आप बेर एक्ट का साथ के साथ इंडेक्स जो है वो बना रहे हैं। अब ये देखिए पार्ट 2 है, एक्विजिशन था, इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 4 और 5 था, उसके बाद ऑब्जेक्शन था और उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसको डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन को, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन ये आज हमने पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले डिक्लेरेशन दैट लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक पर्पस, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, पहले इस सेक्शन 4 के तहत एक नोटिफिकेशन हुआ था, वो क्या थी, वो जस्ट एक इंटेंशन थी कि हम ये लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 के तहत हमने एक नोटिफिकेशन हुआ, वो नोटिफिकेशन इस चीज़ का था कि जी
ये लैंड जो है ये फिट फॉर पर्पस है, ठीक है। और अब गवर्नमेंट जो है उसने सोच लिया है कि जो है वो फंड्स वगैरह अरेंज करके तो इसको एक्वायर कर लिया जाएगा। अब है डेक्लरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन। यहाँ डेक्लरेशन का मतलब है कि उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी उसके ऊपर। अब जो वो प्रॉपर्टी है उसके इंतकाल, वो जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी गवर्नमेंट के नाम पे या उस डिपार्टमेंट के नाम पे, ठीक है। और अब एक्चुअली उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो एक्विजिशन का जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले एक पेपर वर्क हो रहा था, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा कि अब इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 6 क्या कहते हैं? सेक्शन 6 declaration of the land is required for public purpose subject to provision of पार्ट 7 ऑफ दिस एक्ट। ये कंपनी के लिए मैंने बताया था ना, कंपनी के लिए अलहदा से भी कुछ रिक्वायरमेंट है। एक लैंड जो है वो एक पब्लिक पर्पस के लिए भी एक्वायर की जा सकती है और एक कंपनी के लिए भी एक्वायर की जा सकती है। अब कंपनी के लिए जो एक्वायर की जाएगी उसका प्रोसीजर वही है जो पब्लिक पर्पस के लिए, लेकिन उसके लिए जो एडिशनल प्रोसीजर है वो कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 7 में दिया हुआ है। अच्छा जी, where when the commissioner is satisfied after considering the report, if any, made under subsection 5A that any particular land is needed for a public purpose or a company, a declaration shall be made to that effect under the signature of the commissioner or of some officer duly authorized to certify such order। तो अब जब वो ऑब्जेक्शन डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये ज़ीन बना लिया ऑब्जेक्शन डिसाइड करने के बाद कि ये जो है वो वाकई उसकी रिपोर्ट की रोशनी में ये जो लैंड है ये अब चाहिए उसके लिए पब्लिक पर्पस या कंपनी के लिए, तो उसके लिए एक डेक्लरेशन होगी, ठीक है। और वो डेक्लरेशन जो है वो कैसे होगी? विद द सिग्नेचर ऑफ द कमिश्नर या जो उसने बंदा ऑथराइज किया होगा उसके साथ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद provided that no such declaration shall be made unless the compensation to be awarded for such property is to be paid by a company or wholly out of public revenue or some funds controlled or managed by a local locality। वो local authority वो कहता है जब तक गवर्नमेंट अपने वो फंड अरेंज नहीं कर लेती या कंपनी जो है वो फंड जमा नहीं करवा देती, बल्कि रूल्स के अंदर ये लिखा है कि वो उसके बारे में एक सर्टिफिकेट जारी करेगी कंपनी कि हम वी आर रेडी टू पे। जारी बात है लोगों को पैसे तो देने, अगर उनका घर चला गया और उनको मौके पे पैसे ना मिले तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये जो प्रोवाइजो ये कहता है कि डिक्लेरेशन उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक क्या वो फंड्स जो हैं वो अरेंज नहीं हो जाते और उसके बारे में एक सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं करवा दिया जाता। अच्छा, जब कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ जो है वो जमा हो जाएंगे, वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा, तो अब उसके बाद डेक्लरेशन बन जाएगी। अब क्या होगा? द डेक्लरेशन शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट एंड शैल स्टेट द डिस्ट्रिक्ट और अदर टेरिटोरियल डिवीजन इन विच द लैंड इज सच द पर्पस फॉर विच इट इज नीडेड, इट्स अप्रॉक्सीमेट एरिया एंड वेयर अ प्लान शैल हैव बीन मेड फॉर ऑफ द लैंड एंड प्लेस वेयर सच प्लान में बी इंस्पेक्टेड। लो जी, वो कह रहे हैं कि वो जो डेक्लरेशन है एक दफ़ा फिर वो ऑफिशियल गजट में क्या होगी? पब्लिश होगी। देखें, अब सबसे पहले क्या था कि जब सेक्शन 4 के तहत एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन हुआ और फिर उसकी पब्लिकेशन हुई ऑफिशियल गजट में एक। उसके बाद जब सर्वे हो गया तो सर्वे के बाद फिर एक नोटिफिकेशन हुआ उसमें क्या कहते हैं वो ऑफिशियल गजट में, ठीक है। और अब एक दफ़ा फिर डेक्लरेशन के बारे में जो है वो फिर ऑफिशियल गजट में क्या होने जा रहा है? नोटिफिकेशन होने जा रहा है और इसमें भी लिखा होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट या टेरिटोरियल डिवीजन है जहाँ पे लैंड रिक्वायर्ड है, उसका मकसद क्या है, उसका अप्रॉक्सीमेट एरिया क्या है और उसका प्लान क्या है वो लैंड के बारे में, ठीक है, और कहाँ पे वो प्लान डिस्कस होगा, ठीक है। अच्छा जी, सच डिक्लेरेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द लैंड इज नीडेड फॉर ए पब्लिक पर्पस और फॉर ए कंपनी एज द केस में बी एंड आफ्टर मेकिंग सच डिक्लेरेशन द कमिश्नर मे एक्वायर द लैंड इन मैनर हियरइन आफ्टर अपीयरिंग। ले जी, फिर वो कहता है कि ये जो डिक्लेरेशन होगी ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा किस चीज़ का? कि लैंड जो है वो एक पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए, कंपनी के लिए चाहिए, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन के बाद जो है वो लैंड जो नीचे प्रोसीजर दिया है उसके तहत जो है वो कमिश्नर जो है फिर वो लैंड एक्वायर करने का ऑर्डर भी कर देगा, ठीक है।
तो when the area in respect of which the said declaration is made is less than the area previously notified under such previous notice so as far related to access shall be deemed to have been superseded by the said declaration। देखो बच्चों, सेक्शन 4 के तहत उन्होंने कहा हमें 1 कनाल ज़मीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेजरमेंट्स जब की, एक्चुअली मेजरमेंट्स की, और मेजरमेंट्स के बाद उनको लगा कि नहीं हमें 2 कनाल नहीं, हमें तो सिर्फ 1 कनाल चाहिए। अब सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन 2 कनाल का था, लेकिन इस सेक्शन के तहत जो चाहिए था वो 1 कनाल है। तो वो कहता वो जो 1 कनाल होगा ना, उस हद तक सेक्शन 4 वाला जो नोटिफिकेशन है वो इस नोटिफिकेशन से सुपरसीड हो जाएगा। मतलब ये है कि वो जो 1 कनाल है फिर वो नहीं चाहिए होगा, वो लोग जो होंगे वो आज़ाद हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई कि सेक्शन 4 के तहत उनको पाबंद किया गया था, लेकिन चूंकि अब सेक्शन 6 के तहत डिक्लेरेशन के वक्त जो है वो प्रॉपर्टी बीच में कंक्लूड नहीं की गई, तो इसका मतलब है पहला नोटिफिकेशन जो है इस नोटिफिकेशन ने सुपरसीड कर दिया, या पहला जो नोटिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया। तो आपको होप मेरी बात की जो है वो समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सी, हम साथ के साथ ये भी देख रहे हैं कि पेपर में एक क्वेश्चन को कैसे जो है वो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को मैंने किस तरह से जो है वो मेहनत करके जो है वो लिखा है। ये देखिएगा स्टेप 14, अरेंजमेंट ऑफ फंड प्रायर टू एक्विजिशन अंडर सेक्शन। प्रायर टू मेकिंग डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन, कमिश्नर विल इंश्योर दैट कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड फॉर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एक्विजिशन इज टू बी पेड बाय कंपनी और होली आउट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और सम फंड कंट्रोल्ड और मैनेज बाय द लोकल अथॉरिटी। कि वो चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो जो कंपनसेशन जो प्रॉपर है वो पे हो जाएगी, या वो अरेंजमेंट होगी, इज टू बी अरेंज बाय द कंपनी, और यानी वो कंपनी जो है वो पे कर दे, या जो पब्लिक फंड्स है उसमें से फॉर द टाइम बीइंग वो फंड जो है वो क्या हो जाए, वो अरेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, इन दिस रिगार्ड कंपनी विल बी बाउंड टू इशू अ सर्टिफिकेट फॉर इट्स रेडीनेस टू मेक पेमेंट्स टू द पीपल, ठीक है, ये जिनसे वो लैंड एक्वायर की जा रही है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 15 क्या है कि वो पेमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन। व्हेन कमिश्नर इज सेटिस्फाइड when the commissioner is satisfied that any particular land is needed for a public purpose and for a company and funds for award are arranged, he shall make a declaration to that effect by signature or of duly authorized officer। तो उसके सिग्नेचर के साथ या उसका ऑथोराइज ऑफिसर के साथ जो है वो क्या होगा, जो कि उस ऑर्डर को सर्टिफाइड करेगा, उसके साथ क्या होगा, एक डेक्लेरेशन जारी होगी। अब उसका क्या होगा, नोटिस डेक्लेरेशन शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट विद इन 1 मंथ एंड शैल स्टेट द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। अब देखें, फन सीखें कि वहाँ पूरी एक इबारत थी और मैंने कैसे बुलेट्स की सूरत में उसको लिखा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और अदर टेरिटोरियल डिवीजन इन विच द लैंड इज सिचुएटेड, द पर्पज फॉर विच इट इज नीडेड, द अप्रॉक्सीमेट एरिया एंड वेयर अ प्लान शैल हैव बीन मेड ऑफ द लैंड प्लेस वेयर सच प्लान में बी इंस्पेक्टेड। अच्छा, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? Effect of declaration क्या है? The said declaration shall be conclusive evidence of the fact that land is needed for public purpose or of the company। तो क्या आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या है, डायरेक्शन टू कलेक्टर टू एक्वायर लैंड। आफ्टर डिक्लेरेशन द कमिश्नर सम अथॉरिटी शैल डायरेक्ट कलेक्टर टू एक्वायर द लैंड फिजिकली। उसके बाद क्या होगा, उसको कह दिया जाएगा कि भाई अब तुम लैंड को जो है वो क्या करो, अक्वायर करो। आफ्टर डेक्टर कलेक्टर टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन व्हेन एवर एनी लैंड शैल हैव सो बीन डिक्लेयर्ड टू बी नीडेड फॉर पब्लिक पर्पज और फॉर कंपनी, द कमिश्नर सम ऑफिसर कमिश्नर जवाब शैल डायरेक्ट द कलेक्टर टू मेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड। कि अब तुम लैंड को एक्वायर करने का जो काम है उसको क्या करो, स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, विशाल बेटा दरवाजा बंद कर दो, शोर आ रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, वो करेगा लैंड टू बी मार्क्ड out measured and plant. The collector shall thereupon cause to the land unless it has been already marked upon under section 4 to be marked out. He shall also cause it measured and if no plan has been there a plan to be made of the same। ले जी, वो कह रहा है अगर सेक्शन 4 के तहत तो वो उसकी डिमार्केशन नहीं हुई कि कहाँ तक प्रॉपर्टी चाहिए,
तो वो उसकी मार्किंग करेगा और उसकी मेजरमेंट करेगा। और अगर एक प्लान नहीं तैयार हुआ, प्लान से मुराद ये है कि वो क्या कहते हैं, कहाँ से किस बंदे से कितनी कितनी प्रॉपर्टी हमने जो है वो लेनी है, तो वो प्लान भी क्या करेगा, उसको भी फाइनलाइज करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड। अब कलेक्टर को चूंकि ऑर्डर मिल गया है, तो कलेक्टर वो अपनी मेजरमेंट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ये जानने के बाद कि किस किस से प्रॉपर्टी चाहिए, वो क्या करेगा, इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस देगा। The collector shall then cause a public notice to be given at convenient places or near of the land to be taken, stating the government intend to take possession of the land and that claim to compensation for all interested such land may be made। अब वो क्या करेगा, वो एक नोटिस देगा, वो कहेगा कि गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि हमने कब्जा आपसे ले लेना है, तो अब आप लोगों ने जो जो आप समझते हो आपका मुआवजा बनता है, या जो जो आपके ऑब्जेक्शन हैं, आप हमें क्या करो, जमा करवाओ। ठीक है। अब वो इसका नोटिस देगा, उसकी वो करवाएगा पब्लिकेशन। ठीक है। अब कहता है सच नोटिस शैल स्टेट द पार्टिकुलर्स ऑफ द लैंड सो नीडेड एंड शैल रिक्वायर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड टू अपीयर पर्सनली और बाय एजेंट बिफोर द कलेक्टर एट अ टाइम एंड प्लेस देयर इन मेंशन सच टाइम नॉट बीइंग अर्लियर देन 15 days after the date of publication of the notice, and to state the nature of their respective interest in the land and the amount and particular of their claim to be compensation for such interest and their objection if found to the measurement made under section 8। the collector may in any case require such statement to be made in writing and signed by the party or his agent। लो जी, अब वो बता रहा है कि ऊपर तो ये था ना कि उसको फिक्स करेगा कंस्पिशियस प्लेसेस पे इस नोटिस को, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है उनको पर्सनली सर्व भी किया जाएगा। ठीक है। और शैल स्टेट, एक तो उसके अंदर वो लैंड लिखी होगी जो चाहिए होगी, और फिर उसमें उन लोगों को इनवाइट किया जाएगा जिनका इंटरेस्ट होगा कि वो इन पर्सन आ जाएं या थ्रू प्लीडर आ जाएं। ठीक है। लेकिन उनको कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो कोर्ट में वो आके उसके रूबरू पेश हो जाएं। ठीक है। और फिर इसमें पेश हो जाएं और वो बताएं कि उनका नेचर ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट क्या है लैंड में। ठीक है। और फिर उनकी जो अमाउंट और उनके पार्टिकुलर कंपनसेशन ऑफ सच इंटरेस्ट है वो भी आके वो बताएं। ठीक है। और अगर उनका कोई इतराज है एज टू मेजरमेंट्स के जी हमारी जगह कम ली ज़्यादा की है और जहर कम की गई है, वो भी आके बताएं। और इसके लिए वो किसी भी पार्टी को इन राइटिंग जवाब दाखिल करने का भी कह सकता है। ठीक है। The collector shall also serve notice to the same effect on the occupier। देखिए पहले पर्सन इंटरेस्टेड था, अब अगर कोई ऑक्यूपायर है, बेशक वो मालिक नहीं है, तो उसको भी जाएगा उसका नोटिस जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरे लोग जिनके बारे में वो समझता है कि वो इंटरेस्टेड लोग हैं, तो उनको भी उसका नोटिस जाएगा, उनकी रेजिडेंस पे जाएगा, यहाँ जहाँ पे लास्टली नोन एड्रेस है वहाँ पे जाएगा। In case any person so interested resides elsewhere and has no agent, the notice shall be sent to him by post in letter addressed to him at his last known address, residence address, or place of business, and registered under Part 3 of the Indian Post Office of the Act। तो जो लास्ट नोन उनका एड्रेस होगा वो उस पर उनको भेज दिया जाएगा नोटिस, और प्रिजम्पशन यही होगी कि उनको उनके इल्म में आ गया है। The collector shall also serve notice of the inquiry to be held under। अच्छा, इसको ना हम नीचे जाके पढ़ेंगे, ये वाला जो है इंक्वायरी में भी यही नोटिस जो है ना, इंटरेस्टेड पर्सन को तो जाना ही है। इंक्वायरी होगी कंपनसेशन के बारे में। ठीक है। लेकिन साथ में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या कंपनी जो होगी उसको भी जाएगा नोटिस। ठीक है। तो वो जो इंक्वायरी होगी ना मेजरमेंट के बारे में, और उनके उस वक्त गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को या कंपनी को, उनको भी नोटिस किया जाएगा कि आज अगर आपने भी कोई बात करनी है तो आप कर लेंगे। यानी पर्सन इंटरेस्टेड को तो नोटिस करना ही करना है, लेकिन इंक्वायरी के वक्त जो इंक्वायर कर रहे हैं उनको भी जो है वो क्या किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत। अच्छा, ये सेक्शन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन देखिए मैंने इसको कैसे ईजी करके लिखा है। Marking, measurement and making of plan। The collector shall thereupon cause the land, unless it has been already marked out in the section to be marked out, he shall also cause it to be measured, and if no plan has been made, there a plan to be made of the same। ठीक है। उसके बाद
जी नोटिस टू द पर्सन इंटरेस्टेड। सबसे पहले ये कंटेंट्स ऑफ द नोटिस वो क्या होंगे। अच्छा, मैं कभी भी नहीं कहूँगा आप मेरे नोट्सों के ऊपर रिलाई करें, आप इससे असिस्टेंस लें, लेकिन बेयर एक्ट के ऊपर आप जो है वो फोकस करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप भी कर जाता हूँ। द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस शैल बी एज अंडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब वो जो नोटिस देगा वो उसमें एक दफा फिर ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट ये लैंड लेने जा रही है। इनवाइटिंग इंटरेस्टेड पर्सन टू मेक क्लेम फॉर कंपनसेशन, लोगों से कहा जाएगा आओ अपना मुआवजा तलब करो। पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड सो नीडेड, और जो वो लैंड एक्वायर की जा रही है उसके पार्टिकुलर भी उस नोटिस में दिए होंगे। और डायरेक्शन टू ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको क्या दिया जाएगा, एक डायरेक्शन की जाएगी। क्या मतलब, टू अपीयर बिफोर द कलेक्टर एट द टाइम डेट एंड प्लेस मेंशन, कि भाई जो टाइम दिया गया वहां पे आपने पेश हो जाना है। डेट एंड टाइम विल बी नॉट अर्लियर देन 15 डेज आफ्टर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, और जो नोटिस किया जाएगा उसके बाद कम से कम उनको 15 दिन दिए जाएंगे कि वो पहुंच जाए। ठीक है, बंदा दूर भी तो हो सकता है। एक डायरेक्शन होगी टू सबमिट द नेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द लैंड एंड अमाउंट एंड पार्टिकुलर ऑफ देयर क्लेम टू बी कंपनसेशन फॉर सच इंटरेस्ट, कि वो अपना इंटरेस्ट बताएं और वो कितने पैसे चाहते हैं वो भी बताएं। टू मेक ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द मेजरमेंट, और अगर वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं जो मेजरमेंट्स हैं तो वो भी रेज कर ले। तो ये वो कंटेंट्स थे उस नोटिस के। उसकी पब्लिकेशन होगी नोटिस की। कलेक्टर शेल cause public notice to be given at convenient places or near the land to be taken, उसको वहां फिक्स किया जाएगा। फिर पर्सनल सर्विस ऑफ द नोटिस, वो नोटिस सर्व भी किया जाएगा किस पे, पर्सन इंटरेस्टेड पे, ओकोपायर पे, ऑल पर्सन नोन और बिलीव टू बी इंटरेस्टेड देयर इन एंड पर्सन इंटाइटल्ड टू एक्ट एट देयर रेजिडेंशियल और लास्ट नोइंग एड्रेस। तो होप कि आपको, और पर्सन इंटरेस्टेड, पर्सन इंटाइटल्ड टू एक्ट, इसकी डेफिनेशन हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई। उसके बाद है order to disclose name of the person interested. The collector may also require any person to make or deliver statement within 15 days from order as to the name of every other person possessing an interest in land, any part thereof, co-proprietor, sub-proprietor, mortgagee, tenant or otherwise। अच्छा, एक तो ये है ना कि कलेक्टर खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, कौन मालक है, कौन इंटरेस्टेड है, कुछ वो एक बंदे को भी पाबंद कर सकता है कि चलो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे बताओ कि इसका काबज कौन है, इसका मोर्गेजी कौन है, इसका प्रोप्राइटर कौन है, इसको चला कौन रहा है, ताकि लोग सामने आए। एंड द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट, और उस बंदे को ये भी बंद किया जा सकता है कि तुम नेचर ऑफ इंटरेस्ट बताओ और रेंट प्रॉफिट बताओ जो इससे रिसीव हो रहा है। ठीक है, फॉर 3 years नेक्स्ट प्रोसीडिंग डेट, कि आज से 3 साल पहले जो रेंट वगैरह रिसीव हो रहा है वो तुम बताओ। अब पर्सन रिफ्यूजिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन एज टू अबव आर्टिकल लायबल टू बी, अगर कोई रिफ्यूज करेगा तो वो पीपीसी के सेक्शन 175 और 76 के तहत क्या होगा, वो ऑफेंस होगा। तो बच्चों होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई। तो यही हमने जो है वो नोटिस पर्सन इंटरेस्टेड, इसका हमने जो है वो पढ़ा था, तो उसको हमने देख भी लिया है। ठीक है, ये सेक्शन 10 भी हमने जो है वो पढ़ लिया है कि ये बेसिकली ये अंडर सेक्शन 10 था कि वो पाबंद कर सकता है उसको। ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं। इंक्वायरी इनटू मेजरमेंट वैल्यू एंड क्लेम एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम नोट्स पढ़ते हैं फिर हम ये सेक्शन को पढ़ते हैं, तो इसका आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इंक्वायरी इनटू measurements, values and claims under section of prior notice of inquiry. The collector shall also serve a notice 15 prior to inquiry for determination of the claim of objection to all the person interested, department of the government, local authority and कंपनी फॉर विच लैंड इज रिक्वायर्ड। ये बेसिकली वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में हम जो पढ़ के आए ना, ये उस नोटिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो पर्सन इंटरेस्टेड को तो जाना ही जाना है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी और कंपनी को भी जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्वायरी बाय कलेक्टर। द कलेक्टर शैल मेक इंक्वायरी इनटू द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज टू। अब इंक्वायरी जो है वो यानी वो ऑब्जेक्शंस के बारे में इंक्वायरी करेगा, और वो ऑब्जेक्शन किस चीज के बारे में होंगे, मेजरमेंट्स के बारे में, वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन,
जब वो नोटिस हुआ था उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द कंपनसेशन, और जो लोग कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। इसके बारे में वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी का नोटिस होगा और फिर वो इंक्वायरी करेगा। फिर उसके बाद adjournment of inquiry, सेक्शन 13 कहता है द कलेक्टर मे फॉर एनी कॉज ही थिंक फिट फ्रॉम टाइम टू टाइम adjourn द इंक्वायरी फॉर टू अ डे टू बी फिक्स, वो उसको adjourn कर सकता है। फिर सेक्शन 14 कहता है पावर टू समन एनी विटनेस और डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग इंक्वायरी द कलेक्टर शैल हैव पावर टू समन एंड enforce the attendance of witness including the party interested in them and to compel the production of document by same means so far in the same manner as CPC। CPC के तहत जो भी तरीकेकार है किसी आदमी को बुलाने का या किसी विटनेस को बुलाने का या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने का, तो वो उसको भी एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। मैटर टू बी कंसीडर एंड नेग्लेक्टेड व्हाइल डिटरमिनिंग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, इन डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन द कलेक्टर शैल बी गाइडेड बाय प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 23 और 24। ये वो मैटर्स हमने पढ़ने हैं, मैं यहाँ इसलिए मेंशन नहीं किए कि वो हम एक ही वक्त में आगे चल के जो है वो कर लेंगे, ठीक है। ले जी, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा मेकिंग एंड फाइनलिटी ऑफ अवार्ड। मेकिंग ऑफ अवार्ड आफ्टर इंक्वायरी द कलेक्टर शैल मेक, चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, अब हम उसको जरा पढ़ लेते हैं। ये जो हमने उधर पढ़ा अब इसको देखें। इंक्वायरी एंड अवार्ड ऑन द डे सो फिक्स और ऑन एनी अदर डे टू व्हिच द इंक्वायरी हैज बीन मेंशन्ड द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू इंक्वायरी इनटू द ऑब्जेक्शंस व्हिच मे पर्सन इंटरेस्टेड एंड डिपार्टमेंट और लोकल और कंपनी एज द केस मे हैज stated around to the notice given under section 9 to the main under section and into the value of the land at the date of publication of the notice and into the respective interests of the person claiming and shall make an award under this land। तो आपने फन देखा है, मैंने इसी सेक्शन को कितना इजी उधर कन्वर्ट किया है। एंड शैल मेक एन अवार्ड अंडर सेक्शन, अच्छा जी एक मिनट, वो अवार्ड भी ये भी देख लेते हैं। अवार्ड क्या है? आफ्टर इंक्वायरी द कलेक्टर शैल मेक एन अवार्ड अंडर हिज हैंड द ट्रू एरिया ऑफ द लैंड, यानी जो एग्जैक्टली लैंड एरिया चाहिए, द कंपनसेशन विच इन ओपिनियन शुड बी अलाउड फॉर लैंड, जो कंपनसेशन दी जा सकती है वो, द अपोर्शनमेंट ऑफ सेट कंपनसेशन अमंग ऑल पर्सन नोन और बिलीव टू बी इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ होम और हुज क्लेम ही हैज इंफॉर्मेशन वेदर और नॉट दे अपीयर पर्सनली, और फिर ये है कि कौन कौन बंदा इंटरेस्टेड है और उसका कितना कितना उसको कंपनसेशन जो है जानी, हत्ता कि वो लोग भी जो उसके मुताबिक मालिक हैं लेकिन वो पेश नहीं हुए। Finality of award, ठीक है। Award made by collector shall be final and conclusive evidence as between the collector and the person interested as to the true area of the land, true value of the land, the appointment, the apportionment of compensation among the person interested। तो वो जो अवार्ड होगा वो एरिया, वैल्यू और अपॉर्शनमेंट के हिसाब से वो बिटवीन द कलेक्टर एंड द पर्सन इंटरेस्टेड क्या होगा, वो फाइनल होगा। नोटिस ऑफ द अवार्ड, the collector shall give immediate notice of his award to such of the person interested as are not present person by their representative when the award is made। अच्छा, अवार्ड के वक्त जो बंदा नहीं होगा लेकिन उसके हक में अवार्ड जारी हुआ है उसको भी क्या किया जाएगा, वो नोटिस दिया जाएगा। Correction of the award, any clerical or arithmetic mistake in award arising therein may accidentally slip or omission may at any time be corrected by the collector either of his own motion or on the application of the party। वो उसको क्या कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है। आगे 22 में आ जाता है taking of possession, when the collector has made an award under section 11 he may take possession of the land which shall thereupon vest absolutely in the government free from all encumbrances। ठीक है, तो ये क्या है जी कि जब वो मसलन अवार्ड हो जाएगा तो उसके बाद वो उसका जो है वो कब्जा ले सकता है और वो गवर्नमेंट के हक में समझी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो चली गई और उसके ऊपर कोई बाहर भी नहीं है। तो ये हमने प्रोसीजर कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। एंड इन टू द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी कंसेंट शैल मेक एन अवार्ड अंडर दिस लैंड ऑफ ट्रू एरिया ऑफ द लैंड। वो अवार्ड में ये चीज होगी, compensation which is should be allowed, जो compensation दी जाए and apportionment of said compensation, ये divide कैसे होनी है। उसके बाद award of plaintiff when to be final, ये भी हमने पढ़ लिया। such award shall be filed in the collector office shall accept as it will be final and conclusive evidence as between the collector and person interested whether they have respectively appeared before the collector or not of true area of the land and the apportionment of compensation and among the person interested। तो वो एरिया और मेजरमेंट और अपॉर्चमेंट के की हद तक बिटवीन द कलेक्टर एंड द पर्सन इंटरेस्टेड वो अवार्ड क्या होगा, फाइनल होगा।
The collector shall give immediate notice of his award to such of the person interested as are not present personally on their respective when the award is made. हमने पढ़ा है कि क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा उन लोगों को जिनके हक में अवार्ड हुआ है लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं थे। सेक्शन 12 है करेक्शन का, ये हमने पढ़ लिया है कि वो करेक्शन कर सकता है कलेक्टर किसी भी मिस्टेक की। एडजर्नमेंट और इंक्वायरी हमने पढ़ लिया है कि वो टाइम टू टाइम उस इंक्वायरी को एडजर्न कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14 है कि पावर टू समन के वो किसी भी बंदे को, विटनेस को या डॉक्यूमेंट को तलब कर सकता है। और फिर ये है कि वो कौन कौन से मैटर जो है उनको कंसीडर कर सकता है। और 16 में वो क्या ले लेगा, उसका पोजेशन ले लेगा। तो ये हमने सारा उधर जो है वो पढ़ा है। लो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो वो जो था लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैंड को अक्वायर करने का एक जो प्रोसीजर था हमने उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक सेक्शन है जो वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और वो क्वेश्चन है स्पेशल पावर इन केस ऑफ अर्जेंसी। इन केस ऑफ अर्जेंसी क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी में है कि जो ऊपर वाला प्रोसीजर है ना, ऊपर वाला प्रोसीजर है डिक्लेरेशन से ऑनवर्ड, वो सारे का सारा क्या किया जा सकता है, वो बाईपास किया जा सकता है अगर के गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है और उसको। तो ये आपको अलहदा से भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अक्वायर लैंड इन केस ऑफ अर्जेंसी। तो ये सेक्शन 17 जो है इसको भी एक नजर देख लेते हैं। In case of emergency, whenever the commissioner so direct the collector, though no such award has been made, and may on expiration of 15 from publication of the notice mentioned in section 9, take possession of any land needed for public purpose or for company, such land shall thereupon vest absolute and government free from all encumbrances। देखें वो कह रहा है डेक्लेरेशन हो चुकी है, ठीक है, डेक्लेरेशन हो चुकी है, पब्लिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन अभी अवार्ड इंक्वायरी और अवार्ड वाला प्रोसीजर जो है वो बाकी है। तो ये इंक्वायरी और अवार्ड वाले प्रोसीजर को बाईपास करते हुए जो है वो कमिश्नर जो कलेक्टर को कह सकता है कि तुम पोजेशन ले लो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। Provided that the commissioner shall not issue any direction to collector under such unless the department of government, the local authority or company, as the case may be, for which the land is being acquired, has first deposited the estimated cost of acquisition of such land as determined by collector of the district, keeping in view the provision। लेकिन ये उसी सूरत में अर्जेंसी के तहत पोजेशन मिलेगा अगर वो पेमेंट जो है वो क्या करवा देंगे, जमा करवा देंगे ताकि लोगों को बर वक्त जो है वो पैसे दिए जा सके, ठीक है। अच्छा, whenever owing to any sudden change in the channel of any navigable river or other unforeseen, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। It become necessary for any railway administration to acquire the immediate possession of any land for maintenance of the traffic or for the purpose of making their riverside or ghat structured or providing convenient agent with access to any such system। Whenever owing to a similar emergency, it become necessary for the commission to acquire the immediate possession of the land for the purpose of maintaining traffic over a public road, the collector may immediately after the publication of notice mentioned in subsection 1 and with the previous sanction of commissioner enter upon and take possession of such land which shall thereupon vest absolutely in the government free from all। ये कह रहा है एक ऐसी सिचुएशन है कि रेलवे लाइन गुजर रही थी लेकिन दरिया ने अपना रास्ता चेंज किया, तो अब वो लाइन जो है वो दरिया का हिस्सा बन गई। अब एक अल्टरनेट रास्ता निकालना है रेलवे के लिए, ठीक है। तो उसके लिए चूंकि अर्जेंसी है, 2 स्टेशन को मिलाना है, रेलवे को बहाल करना है, तो उस सूरत में जो है वो बिल्कुल जो है या गवर्नमेंट को इमीडिएट पोजेशन चाहिए किसके लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक पब्लिक रोड के ऊपर। तो फिर उस वक्त जो है वो कुछ भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और वो सब सेक्शन 1 के तहत वो उसकी कंडीशंस के तहत जो है वो क्या कर लिया जाएगा कि उससे वो जो पोजेशन जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि इसमें है। अच्छा, सेक्शन 9 के बाद विदाउट अवार्ड एंड कंपनसेशन, प्रोवाइडेड दैट द collector shall not take possession of any building or part of the building under subsection without giving to the occupier there at least 48-hour notice of his intention so to do or such longer notice as may be reasonable to enable such occupier
to remove his movable property from such building without unnecessary inconvenience। अगर वो बिल्डिंग है तो फिर उसको 48 घंटे का नोटिस कम से कम देना जरूरी है कि भाई इसको खाली करो, ठीक है। इन केस अंडर ईदर ऑफ प्रोसीडिंग्स द कलेक्टर शैल एट द टाइम ऑफ टेकिंग पोजेशन after offer to the person interested in compensation for standing crops and trees, if any, on such land and for any other damage sustained by him caused by him such sudden dispossession and not expected in section 24। फिर वो ये कह रहा है कि जब वो सडन पोजेशन ले रहा है तो उस वक्त अगर मौके पे फसलें खड़ी हैं, ट्रीज खड़ी हैं, तो वो उनको उसकी कंपनसेशन का कह सकता है कि भाई तुम इसके पैसे ले लो, या जो डैमेज हुआ है तुम्हारी दीगर प्रॉपर्टी को उसके पैसे जो है अभी तुम मुझसे ले लो। ये वो पैसे नहीं होंगे जो तुम्हें अवार्ड में मिलेंगे, ये अदरवाइज है। एंड इन केस सच ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल द वैल्यू ऑफ सच क्रॉप्स एंड ट्रीज एंड द अमाउंट ऑफ सच डैमेज शैल बी अवॉर्डेड अलाउड फॉर इन अवॉर्डिंग कंपनसेशन। और अगर वो नहीं लेता पैसे तो अवार्ड के वक्त ये सारे डैमेज और ये पैसे वगैरह जो है वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। In case when in opinion of the Commission the provision of subsection 1 are applicable, the Commissioner may direct that the provision of section 5 and 5 shall not apply, and if he does so, direct a declaration may be made in respect of the land at any time the publication of notification। अच्छा, वो कह रहा है कि इवन जो है कमिश्नर अगर मुनासिब समझता है, मुनासिब समझे, तो वो क्या कर सकता है, वो सेक्शन 5 और 5A का जो प्रोसीडिंग है उसको भी वो क्या कर सकता है कि उसको भी बाईपास कर सकता है कि ये नहीं अप्लाई होंगे, और वो डायरेक्ट डिक्लेरेशन भी जो है वो कर सकता है। तो बच्चों होप कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है और यही मेन क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। जज़ाकल्लाह, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है।